हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो रीट के एसएसटी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की है। 2011 वाले पेपर को मैं करवा चुकी हूँ। 2012 वाले पेपर में एसएसटी के जो क्वेश्चन थे वो भी मैं करवा चुकी हूँ। 2015 वाला पेपर भी करवा चुकी हूँ। ये पेपर 2017 वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? पहला विकल्प है संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है। दूसरा है संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। तीसरा है संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है, और चौथा है संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का उल्लेख किया गया है, और इसका अर्थ है कि संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। संप्रभुता का क्या अर्थ है? कि भारत अपने लोगों के साथ एक स्वतंत्र देश है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है और अंतर भी याद रखना है। इसे अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? पहला विकल्प है अनुच्छेद 16, दूसरा है अनुच्छेद 17, तीसरा है अनुच्छेद 18 और चौथा है अनुच्छेद 19। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? तो वह अनुच्छेद है 17। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। इसे अनुच्छेद 17 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ये अनुच्छेद 16 में बताया गया है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर सभी उपाधियों का उन्मूलन। और अनुच्छेद 19 क्या कहता है? यह 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? पहला विकल्प है भाग 5, दूसरा है भाग 2, तीसरा है भाग 4A और चौथा है भाग 6। तो भारत के संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य वे कर्तव्य हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को निभाने की आवश्यकता होती है। हालांकि यह एक व्यक्ति का अधिकार है यदि वह मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहता है। मौलिक कर्तव्यों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? यह सरदार स्वर सिंह समिति की अनुशंसा थी। इसे भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के बाद जोड़ा गया, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। पहला विकल्प है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। दूसरा है धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनसे किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा है शिक्षा का अधिकार, और चौथा है अल्पसंख्यक संस्थाएं। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है वह संबंधित है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो अनुच्छेद 25 है वह क्या कहता है? धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार की अंतरात्मा की स्वतंत्रता। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। पहला विकल्प है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण। दूसरा है विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण।
तीसरा है समान कार्य हेतु समान वेतन और चौथा है बाल श्रम निषेध। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो समान कार्य हेतु समान वेतन, सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सामाजिक न्याय क्या है? तो सामाजिक न्याय वह दृष्टिकोण है जो सभी को समान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों और अवसरों का हकदार बनाता है। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गण पूर्ति क्या है? पहला विकल्प है कुल सदस्य का 1/4 भाग, दूसरा है कुल सदस्य का 2/3 भाग, तीसरा है कुल सदस्य का 1/3 भाग और चौथा है कुल सदस्य का 1/10वां भाग। तो पूछा गया है कि लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए आवश्यक गण पूर्ति क्या है? तो आवश्यक गण पूर्ति है कुल सदस्य का 10वां भाग, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार किसी भी सदन में सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए। और यदि किसी सदन की बैठक के दौरान किसी भी समय कार्य साधक संख्या नहीं होती है तो सभापति को या तो सदन को स्थगित करना पड़ता है या कार्य साधक संख्या होने तक उसे रोकना पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके अलावा और क्या क्या आपको याद रखना है कि जो संसद है संघ की विधायिका है, इसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जो कि उच्च सदन और निम्न सदन है। उच्च सदन को राज्यसभा या राज्य परिषद भी कहा जाता है और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। तो साथ में ये भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? पहला विकल्प है अनुच्छेद 74, दूसरा है अनुच्छेद 78, तीसरा है अनुच्छेद 79 और चौथा है अनुच्छेद 80। तो पूछा गया है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? तो वह है अनुच्छेद 74, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। अनुच्छेद 78 में क्या है? तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को सूचना देने के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 79 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? पहला विकल्प है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दूसरा विकल्प है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है संबंधित राज्य का राज्यपाल और चौथा है राज्य की विधानसभा। तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी कि संबंधित राज्य का राज्यपाल, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। तीसरा है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो जो कथन सही नहीं है यानी जो गलत है वह बताना है। तो राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी भी प्रश्न या कानून के तथ्य पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त कर सकते हैं जो सार्वजनिक महत्व के हो सकते हैं और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से किसी सलाह की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है वह परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है।
इसीलिए ये गलत है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। पहला विकल्प है केवल लोकसभा निर्वाचित सदस्य, दूसरा है लोकसभा के सभी सदस्य, तीसरा है भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, और चौथा है भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। तो भारत के राष्ट्रपति को एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है। तो इसमें शामिल होते हैं भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी है। पहला विकल्प है हुआंग हो, दूसरा विकल्प है यांग तीसी, तीसरा है मेकांग और चौथा है लीना। तो एशिया की सबसे लंबी नदी पूछी गई है, तो यह है यांग तीसी। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये चीन में बहती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? पहला विकल्प है तंजानिया, दूसरा है केन्या, तीसरा है युगांडा और चौथा है रवांडा। तो किलिमंजारो पर्वत स्थित है तंजानिया में, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है। पहला है 43 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है -50 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 100 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो समताप सीमा पर औसत तापमान पूछा गया है, तो वह होता है 0 डिग्री सेल्सियस। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। पहला विकल्प है उप पाताली सेल, दूसरा है बाह्य आग्नेय सेल, तीसरा है पाताली सेल और चौथा है कायांतरित सेल। तो बेसाल्ट जो है यह उदाहरण है बाह्य आग्नेय सेल का। बी विकल्प इस पे सही हो जाएगा। अब बाह्य आग्नेय सेल क्या होती हैं? तो ये पृथ्वी की सतह पर क्रिस्टलीकृत होती हैं, जहां छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं। इनके उदाहरण हैं बेसाल्ट, एंडेसाइट, डेसाइट। ये सभी क्या हैं? ये बाह्य आग्नेय सेल हैं। अंतर्वेदी आग्नेय सेल क्या हैं? तो जब क्रिस्टलीकरण पृथ्वी की सतह से नीचे होता है, तो जिस चट्टान का निर्माण होता है वह अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें होती हैं। इनके उदाहरण क्या हैं? तो इनके हैं डायराइट, गैब्रो, ग्रेनाइट। ये सभी किसके हैं? अंतर्भेदी आग्नेय सेल के। और सेलें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है। पहला विकल्प है 15%, दूसरा है 5%, तीसरा है 10% और चौथा है 20%। तो एक पोषी स्तर में बायोमास के रूप में संग्रहित ऊर्जा का औसतन केवल 10% ही एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाता है। इसे 10% नियम के रूप में भी जाना जाता है, तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। ये प्रश्न ईवीएस में भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेघस्तनीज किसका राजदूत था? पहला विकल्प है सिकंदर, दूसरा विकल्प है बिंदुसार, तीसरा है विल्सन प्रथम और चौथा है सेल्यूकस। तो मेघस्तनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है, ये आपको याद रखना है। और ये राजदूत था सेल्यूकस का। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये भी आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस प्रथम का राजदूत बनके ये आया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? पहला है वररुचि, दूसरा है वराह मिहिर, तीसरा है धनवंतरी और चौथा है फायान।
तो पूछा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवरत्न में नहीं था, तो वह फायान नहीं था इनके नवरत्नों में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। फायान जो है एक चीनी यात्री था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, लेकिन नवरत्नों में नहीं था, ये आपको याद रखना है। अब इनके नवरत्न कौन कौन से थे ये भी तो आपको पता होने चाहिए। तो इनके नवरत्न थे अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेन, कालिदास, कहापनक, शंकु, वराह मेहर, वेतल भट्ट और वरुचि। ये नवरत्न भी आपको याद रखने हैं। ये किसके हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? पहला विकल्प है राम प्रसाद, दूसरा है चेतक, तीसरा है मर्दाना और चौथा है वीर प्रसाद। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा गया है, तो हाथी का नाम था राम प्रसाद। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब यदि पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, तो इनके घोड़े का नाम चेतक था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ। पहला विकल्प है पंडित परिवार में, दूसरा है किसान परिवार में, तीसरा है बंजारा परिवार में और चौथा है जमींदार परिवार में। तो सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था बंजारा परिवार में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चेतावनी रात चुंगटिया किसने लिखे? पहला है प्रताप सिंह बारहट, दूसरा है जोरावर सिंह बारहट, तीसरा है राव गोपाल सिंह और चौथा है केसरी सिंह बारहट। तो चेतावनी रात चुंगटिया ये एक प्रसिद्ध राजस्थानी कलाकृति है जिसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट द्वारा बनाया गया था। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह रचना सोरठा छंद के रूप में की गई है, ये भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? पहला है श्यामजी कृष्ण वर्मा, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है रास बिहारी बोस और चौथा है मोहन सिंह। तो लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन की छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। पहला विकल्प है चंपा, दूसरा है विराटनगर, तीसरा है कुशीनारा और चौथा है गोकुलपुरा। तो मत्स्य जनपद की राजधानी पूछी गई है, तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मत्स्य जनपद वर्तमान मध्य राजस्थान में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और मत्स्य जनपद 16 महाजनपदों में से एक था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पैगन वंश का आनंद मंदिर यहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है पाकिस्तान, दूसरा है भारत, तीसरा है म्यांमार और चौथा है चीन। तो पैगन वंश का आनंद मंदिर म्यांमार में स्थित है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो ये मंदिर है ये म्यांमार के बगान में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है तराइन का युद्ध किसने जीता? पहला विकल्प है अर्णोराज चौहान, दूसरा है मोहम्मद गौरी, तीसरा है पृथ्वीराज चौहान और चौथा है गोविंद राज चौहान। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया। किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें विजय हुए पृथ्वीराज चौहान। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? पहला विकल्प है गींदड़, दूसरा है कालबेलिया, तीसरा है भवाई और चौथा है कच्छी घोड़ी। तो राजस्थान का
नृत्य कालबेलिया है, जिसे 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संत मीराबाई के पति का नाम था। पहला विकल्प है भोजराज, दूसरा है रतन सिंह, तीसरा है नरपत सिंह और चौथा है संग्राम सिंह। तो मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है। पहला विकल्प है सतवंत प्रसाद, दूसरा है नागरी दास, तीसरा है मृगावती और चौथा है शिव पार्वती। तो चित्रकला की शैली बनी ठनी संबंधित है नागरी दास से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित हैं। पहला विकल्प है पाबू जी, दूसरा विकल्प है गोगा जी, तीसरा विकल्प है हरभू जी और जो चौथा विकल्प है देव नारायण जी। तो चूरू जिले के ददरेवा गांव से संबंधित हैं गोगा जी। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं। उन्हें जहरवीर गोगा जी के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था और उनका जो जन्म स्थान है हिंदू और मुसलमानों के लिए अखंडता का प्रतीक है। और गोगा जी की स्मृति में अगस्त में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेड़ी में एक भव्य मेला आयोजित किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया? पहला विकल्प है पद्मिनी देवी, दूसरा विकल्प है कर्मा देवी, तीसरा विकल्प है मीना देवी और चौथा विकल्प है अमृता देवी। तो खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान दिया अमृता देवी बिश्नोई ने। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो खेजड़ली नरसंहार सितंबर 1730 में एक घटना थी जिसमें खेजड़ी के वृक्षों के उपवन की शांतिपूर्वक रक्षा करने की कोशिश करते हुए 363 बिश्नोई मारे गए थे और इसमें अमृता देवी बिश्नोई शामिल थी और इनकी बेटियां भी इनके साथ मारी गई थी इस नरसंहार में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? पहला विकल्प है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा विकल्प है व्योमेश चंद्र बनर्जी, तीसरा विकल्प है विपिन चंद्र पाल और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो आनंद मठ में वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है? पहला विकल्प है जैसलमेर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है हनुमानगढ़ और चौथा है बीकानेर। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है हनुमानगढ़। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? पहला विकल्प है पिछोला, दूसरा विकल्प है जयसमंद, तीसरा विकल्प है फतेह सागर और चौथा है राजसमंद। तो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जयसमंद। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जो ये जयसमंद झील है इसे ढेबर के नाम से भी जाना जाता है और यह एशिया में दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विष्णु के भक्त कहलाते थे। पहला विकल्प है नयनार, दूसरा है पाशुपत, तीसरा है अलवार और चौथा है लिंगायत। तो विष्णु के भक्त कहलाते थे अलवार। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जो शिव भक्त थे वो नयनार कहलाते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? पहला है अगुंतर निकाय, दूसरा है दिव्यावदान, तीसरा है ऋग्वेद और चौथा है सुत्त पिटक। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा।
अगुंतर निकाय में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और जो 16 महाजनपद हैं कौन कौन से थे? काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रावी नदी का प्राचीन नाम था। पहला विकल्प है सुवास्तु, दूसरा है कुभा, तीसरा है परुशरी और चौथा है द्वती। तो रावी नदी का प्राचीन नाम था परुशरी और रावी नदी का एक और प्राचीन नाम है इरावती। तो दोनों ही याद रखिए। और जो रावी नदी है यह पंजाब क्षेत्र में सिंधु प्रणाली की 6 नदियों में से एक है। यह उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूरसेन जनपद की राजधानी थी। पहला विकल्प है मथुरा, दूसरा विकल्प है वृंदावन, तीसरा विकल्प है इंद्रप्रस्थ और चौथा है कुरुक्षेत्र। तो सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सूरसेन जनपद एक प्राचीन भारतीय क्षेत्र था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में इस तिथि को सामने आया। पहला विकल्प है 1 नवंबर 1956, दूसरा है 15 मई 1949, तीसरा है 25 मार्च 1948 और चौथा है 26 जनवरी 1950। तो जो राजस्थान राज्य है अपने परिपूर्ण रूप में 1 नवंबर 1956 को सामने आया। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। पहला विकल्प है माध्यमिक स्तर पर, दूसरा है उच्च माध्यमिक स्तर पर, तीसरा है स्नातक स्तर पर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर भी, उच्च माध्यमिक स्तर पर भी, स्नातक स्तर पर भी। तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। पहला विकल्प है जॉन डीवी द्वारा, दूसरा है स्मिथ द्वारा, तीसरा है बीएस ब्लूम द्वारा और चौथा है आई.के. डेविस द्वारा। तो शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम द्वारा दिया गया है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो बेंजामिन ब्लूम ने अधिगम के 3 क्षेत्र बताए हैं। कौन कौन से? संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। पहला विकल्प है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, दूसरा है विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं भी और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं भी, यानी कि उपरोक्त दोनों। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। पहला विकल्प है लेखक के, दूसरा है विद्यार्थी के, तीसरा है शिक्षक के और चौथा है सरकार के। तो जो सामाजिक अध्ययन की पुस्तक है यह विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को पढ़ना है, किस तरीके से वह सीखना चाहता है, पुस्तक उसी के अनुसार होनी चाहिए। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक अध्ययन की अध्यापका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही हैं। वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही हैं वह है, पहला विकल्प है व्याख्या, दूसरा है कथन, तीसरा है परिचर्चा और चौथा है प्रश्न पूछना। तो सामाजिक अध्ययन की शिक्षिका हैं और कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही हैं, तो जिस प्रविधि का वह प्रयोग करेंगी वह है व्याख्या। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अभी तक चुनाव की प्रक्रिया नहीं जानते हैं, तो व्याख्या द्वारा उन्हें समझाया जाएगा। तो ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। पहला विकल्प है विषय से संबंधित सूचना देने पर, दूसरा है विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, तीसरा है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर और चौथा है विद्यार्थियों के भाषा के विकास पर। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। पहला विकल्प है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, दूसरा है प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, तीसरा है विषय वस्तु की बेहतर समझ में और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में, यानी कि सभी सही हैं, उपरोक्त सभी। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है। पहला विकल्प है उद्देश्यों पर, दूसरा है विषय वस्तु पर, तीसरा है प्रस्तुतिकरण पर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ब्लूम की पाठ्य योजना उद्देश्यों पर आधारित है, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, यह कथन है। पहला विकल्प है ब्लूम का, दूसरा है क्रो एंड क्रो का, तीसरा है जॉन डीवी का और चौथा है किलपैट्रिक का। तो प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, यह कथन है जॉन डेवी का। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जॉन डेवी एक अमेरिकी दार्शनिक थे, तो ये आपको याद रखना है, और यह अपनी परियोजना विधि के लिए प्रसिद्ध है। और विकल्प लिखे हुए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। ब्लूम ने उद्देश्यों के वर्गीकरण की शुरुआत की, जिसे ब्लूम के वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। क्रो एंड क्रो, तो वे अपने अधिगम के नियमों के लिए प्रसिद्ध हैं, और किलपैट्रिक ये परियोजना विधि के समर्थक हैं। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? पहला विकल्प है वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, दूसरा है निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, तीसरा है लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा और चौथा है अति लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा। तो पूछा गया है कि छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है, तो वह है निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसमें बच्चे अपने विचारों को प्रदर्शित करेंगे। स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर पूछा गया है, तो इसीलिए बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? पहला विकल्प है जूट, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है सरसों और चौथा है तरबूज। तो भारत में 3 प्रकार की फसलें की जाती हैं। रबी की जो फसल होती है ये अक्टूबर से नवंबर तक इसकी बुआई कर ली जाती है और अप्रैल तक इन्हें काट लिया जाता है। इनमें गेहूं, जौ, चना, अलसी, सरसों, मटर, मसूर ये सब बोया जाता है। तो सी विकल्प इसमें सही हो गया। इसके अलावा खरीफ की फसलें होती हैं। खरीफ की जो फसलें हैं ये मानसून के शुरुआत के साथ उगाई जाती हैं और इनकी कटाई सितंबर अक्टूबर तक कर ली जाती है। इसमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन बोए जाते हैं। और जो जायद की फसलें होती हैं ये गर्मियों के महीनों के दौरान जो छोटा मौसम होता है इसमें जायद की फसलें बोई जाती हैं। इनमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा ये सब उगाया जाता है। सब्जियां भी उगाई जाती हैं। तो इन सब के बारे में आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? पहला विकल्प है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 और चौथा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। तो पूछा गया है कि किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? तो वह है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? पहला विकल्प है 82.14%, दूसरा है 65.46%, तीसरा है 72.36% और चौथा है 78.30%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो पुरुष साक्षरता दर थी 82.14%। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? पहला विकल्प है अरब सागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी, तीसरा है लाल सागर और चौथा है भूमध्य सागर। तो पूछा गया है कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है, तो भूमध्य सागर। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है, स्थानीय रूप से जानी जाती है। पहला है तराई प्रदेश, दूसरा है भाबर प्रदेश, तीसरा है बांगर प्रदेश और चौथा है चो। तो सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है, उसे जाना जाता है तराई क्षेत्र के रूप में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा, तराई प्रदेश। अगला प्रश्न है, आधुनिक औद्योगिकीकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? पहला है जल विद्युत, दूसरा है आणविक ऊर्जा, तीसरा है कोयला और चौथा है गैर परंपरागत ऊर्जा। तो आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय जाता है कोयला को। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिकाऊ कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया? पहला विकल्प है सिक्किम, दूसरा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश और चौथा विकल्प है गोवा। तो टिकाऊ कृषि हेतु भारत के सिक्किम राज्य ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो सिक्किम पहला राज्य था जिसने 2015 तक पूरे राज्य को पूरी तरह से जैविक बनाने का उद्देश्य घोषित किया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई? पहला विकल्प है बोकारो इस्पात संयंत्र, दूसरा है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, तीसरा है राउरकेला इस्पात संयंत्र और चौथा है विजय इस्पात संयंत्र। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है कहां पर? तो ये पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला स्टील प्लांट यानी कि राउरकेला इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी और भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से शुरू किया गया था। तो साथ में आपको ये भी याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि यानी कि अनुर्वर भूमि के लिए कुख्यात है? पहला है चंबल, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है गोदावरी और चौथा है तुंगभद्रा। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, चंबल। चंबल जो है अपनी अनउर्वर भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल के बीहड़ कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। याकूत जनजाति का आवास है? पहला विकल्प है न्यूजीलैंड, दूसरा है कांगो बेसिन, तीसरा है अमेजन बेसिन और चौथा है उत्तरी साइबेरिया। तो याकूत जनजाति का आवास है उत्तरी साइबेरिया। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। याकूत या सखा एक तुर्क जाति समूह है जो मुख्य रूप से रूसी संघ में सखा गणराज्य में रहते हैं। तो ये भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। घग्गर का मैदान अवस्थित है? पहला है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में, दूसरा है झुंझुनू तथा सीकर जिलों में, तीसरा है जालौर तथा सिरोही जिलों में और चौथा है जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में। तो घग्गर का मैदान अवस्थित है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था? पहला विकल्प है गंगानगर, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा है उदयपुर और चौथा है ब्यावर। तो प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था ब्यावर में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो राजस्थान में पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना 1889 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और आखिरी प्रश्न है ये। लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही?
पहला विकल्प है गंगानगर, दूसरा है बूंदी, तीसरा है बारा और चौथा है सीकर। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही हो जाएगा गंगानगर। तो ये पेपर था 2017 वाला। सभी प्रश्न मैंने सॉल्व करवा दिए हैं एसएसटी के। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।